कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, पर यूनिट टाइम कितना वर्क किया जा रहा है, पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी कंज्यूम की जा रही है, तो उसको बोलते थे पावर, मैकेनिक्स की लैंग्वेज में। बट अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात करें तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर पर यूनिट टाइम, या फिर रेट ऑफ कंजम्पशन सिंपली है ना, रेट इटसेल्फ मींस की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। रेजिस्टेंस, ड्यू टू रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस मिलता है रो एल बाय ए, समझ आया था। सेल का क्या बताया था, सेल इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ सर्किट। फिर हमने दो चार चीजें डिस्कस की थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो एक बार इन्हीं दोनों चीज़ों को एक बार रिवाइज कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर में मैंने आपको बताया था कि पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी हमने यूज़ किया, उसके बेसिस पे तीन फॉर्मूला डिराइव किए थे। पावर इज इक्वल टू आई वी, पावर इज ऑल्सो इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एंड पावर इज ऑल्सो इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था कि यार एक गिवन पावर आपको ट्रांसमिट करनी है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर तो करंट और वोल्टेज दोनों बढ़ा दो, या फिर इनमें से कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा रख लो ताकि दूसरी कम हो जाए। और पावर लॉस का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। तो हम क्या करते हैं कि टू मिनिमाइज द पावर लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या करते हैं बेटा, करंट को मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं, और उसको कम रखने के लिए हमें वोल्टेज को बढ़ाना पड़ता है। तो हमने एक स्टोरी पढ़ी थी कि भाई घर में पावर हमारे आती है 220 वोल्ट्स, सामने से आता है 11,000 वोल्ट्स, दो जगह हमें ट्रांसफार्मर लगाने पड़ते हैं। वाई, इसको हाई एनर्जी पे क्यों लेके गए हम क्या 11,000 वोल्ट पे क्यों ले गए? आप एक बात बताओ, 220 वोल्ट ज्यादा खतरनाक है कि 11,000 वोल्ट ज्यादा खतरनाक है? 11,000। तो ये इतना खतरनाक होते हुए भी फिर भी हमने 11,000 पे क्यों ले जाना पड़ा बेटा? क्योंकि हमें एनर्जी लॉसेज को मिनिमाइज करना था, क्योंकि पावर लॉस होता है आई स्क्वायर आर। अगर वोल्टेज कम रहेगी तो करंट ज्यादा रहेगा फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ पावर, है ना। पावर यस इज सर। इक्वल टू वी आई। तो भाई पावर तो कंज्यूम होगी ना, आपके घर पे लाइट जलेगी, पंखा चलेगा, एसी चलेगा, कूलर चलेगा, तो पावर तो कंज्यूम होगी। तो पावर तो हमें ट्रांसमिट करनी ही है, बट फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ पावर अगर करंट ज्यादा रहेगा बेटा, वोल्टेज कम रखेंगे तो करंट ज्यादा रहेगा, और करंट ज्यादा रहेगा तो आई स्क्वायर आर से हमें पावर लॉसेज ज्यादा मिलने वाले हैं। फिर सोचो कि पावर प्लांट से चले 1000 वाट्स और घर तक पहुंचे 2 वाट, 1000 वाट्स की पावर यहाँ से चले और घर पे 2 वाट पहुंचे खाली, है ना। तो मतलब आपके घर पे अगर 100 वाट का बल्ब जलाना है तो कितना 50,000 वाट्स यहाँ से भेजना पड़ेगा, और 50,000 वाट्स के लिए समझो कि बहुत ज़्यादा कोयला जलाना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं भाई, इस एनर्जी को, जो हीट लॉस होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए वी इंक्रीज द वोल्टेज। वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो पावर लॉस भी हमारा कम हो जाएगा। ठीक है। सर हाँ जी। सर पर V इज प्रोपोर्शनल टू I ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो कैसे? वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट सर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। वी इज इक्वल टू आई आर ना। हाँ तो ठीक है ना, वो ओम्स लॉ किसके लिए, क्लोज सर्किट के लिए है ना, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आप ये बोल रहे हो ना कि करंट, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, यस सर। वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा फॉर ए गिवन रेजिस्टेंस। अगर पावर आप क्या कर रहे हो, अगर वोल्टेज सर्किट में बढ़ा रहे हो तो डेफिनेटली करंट बढ़ेगा, बट करंट उतना नहीं बढ़ेगा ना जितना अगर हम वोल्टेज कम पे ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करते तो। अगर हम कम वोल्टेज पे ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करना चाहेंगे तो फिर करंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, ओके सर। है ना। तो करंट तो बढ़ेगा, अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे, पावर ट्रांसमिशन बढ़ाओगे तो करंट तो इम्प्रूव बढ़ेगा ही, बट हम वोल्टेज को ज़्यादा सप्लाई करते हैं ताकि करंट उतना ज़्यादा ना बढ़े। बेसिकली बात ये है। तो आई स्क्वायर आर जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आपको, आपने पढ़ा भी होगा, जूल हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको, आई स्क्वायर आर टी, 9th या 10th में पढ़ा होगा आपने ये। ठीक है। तो अब ये इतना खतरनाक हमें करना पड़ा जस्ट टू मिनिमाइज द पावर लॉसेस। ठीक है। तो ये कहानी हमने पढ़ी। इसके बाद सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था बेटा कि सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हाउ डू वी फाइंड दैट, एडिंग द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, सीधा सीधा ऐड कर दो तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। यहाँ पे 3 टेक अवेज थे जो मैंने आपको बताए थे। द फर्स्ट वन वाज कि potential drop through all the resistor combined together give us the potential drop, potential supplied by the battery। जितना वोल्टेज बैटरी देगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप ये तीनों रजिस्टर मिलकर कर देंगे, यानी V1 + V2 + V3 इज इक्वल टू द पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय द बैटरी।
और दूसरी बात क्या थी कि करंट थ्रू ईच ऑफ द रजिस्टर इज इक्वल, इन सभी रजिस्टर्स के थ्रू जो भी करंट रहेगा वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए केवल एक ही रास्ता उपलब्ध है, तो सभी इलेक्ट्रॉन उसमें से जाएंगे ही जाएंगे, राइट। तो करंट सभी के लिए बराबर रहेगा। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, राइट। फिर हमने क्वेश्चन किया था तो आपने सिंपली ऐड करके आंसर 12 ओम बता दिया था। इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में भी सेम तीन चीजें हमने ऑब्जर्व करी कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ गिवन रजिस्टर अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल क्या होगा, सेम होगा। जैसे R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 5 वोल्ट लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 0, तो कितना ड्रॉप हुआ, 5 माइनस 0 5 वोल्ट्स। सिमिलरली R2 के भी 5 और 0 के बीच में लगा है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप बराबर रहेगा। और करंट क्या होगा, करंट स्प्लिट हो जाएगा। जैसे करंट को दो रास्ते मिल जाएंगे जाने के लिए, तो करंट हो जाएगा स्प्लिट। ज्यादा करंट कौन से रास्ते से जाएगा, जिससे जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि कम कम, होगी, कम होगी, जिधर से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में रुकावट कम महसूस होगी, यानी कि रेजिस्टेंस कम होगा। जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा उस वाले लाइन में से करंट ज्यादा जाएगा, ज्यादा फ्लो करेगा। ठीक है बेटा। ओके, फिर हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला निकाला था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, राइट। फिर इसके बेसिस पे आप सबसे मैंने क्वेश्चन करवाया था, ये वाला किया था सबने। यस सर। क्या आंसर आया था, याद है तुम्हें, क्या आंसर आया था, 6/11 ओम्स इसका आंसर आया था। फिर ये वाला क्वेश्चन कराया था मैंने यस सर। कि 30 प्लस 30 होकर 60 हो गए, 60 के बाद फिर 60 एंड 30 आर इन पैरेलल, तो फिर आंसर क्या आया था, 20 ओम्स, है ना। फिर आपने करंट निकाला था, 20 ओम्स के बाद करंट कितना आया था, 0.1 एम्पियर। फिर आपको दूसरा सर्किट दिया मैंने एक और, ये वाला, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था, 6 ओम्स, है ना। 6 और 3 मिलकर क्या बना रहे थे, 2 ओम, और 2 और 4 मिले सीरीज में तो 6 ओम। 6 ओम रेजिस्टेंस आया तो नेट करंट इन सर्किट 3 एम्पियर आया। फिर 3 एम्पियर दो टुकड़ों में बट गया था, है ना। 3 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक 6 एक पार्ट उसका 6 एम्पियर के थ्रू जाएगा, एक सॉरी 6 ओम के थ्रू जाएगा, और दूसरा पार्ट 3 ओम के थ्रू जाएगा। अब बताओ ज्यादा कौन से में से जाएगा, 6 में से कि 3 में से, करंट कौन से, 3 ओम में से ज्यादा करंट जाएगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को रुकावट कम महसूस हो रही है, इसलिए देखो 2 एम्पियर करंट किस में से गया, 3 ओम रजिस्टर में से, और 1 एम्पियर किस में से गया, 6 ओम में से। अच्छा एक चीज और बताता हूँ आपको, देखो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, जब भी पैरेलल में रजिस्टर्स कनेक्टेड रहेंगे जैसे ये रहे, तो इनके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो बराबर रहने वाला है ना। ये तो हमने प्रॉपर्टी देखी इसकी। तो इसलिए कभी भी रजिस्टर्स अगर आपको पैरेलल में दिखाई दे तो बेटा धड़ल्ले से क्या करना, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 इज इक्वल टू I3 R3 ऐसे कर लेना। देखो यहाँ भी करके देखो, I1 इंटू R1 करो, I1 1 एम्पियर है और R1 6 ओम है, तो I1 इंटू 1 इंटू 6 आया, 2 इंटू 3 6 आया। तो ऐसे इक्वेट कर सकते हो, जब भी पैरेलल में अगर आपको करंट स्प्लिट निकालना हो ना, तो सीधा ऐसे करो, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 इज इक्वल टू I3 R3, ऐसे करके फटाक से आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, अब सुनो, ये हमने कर लिया था। अब बात करते हैं सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंसेस। तो बेटा सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं कहाँ पे करेंगे, इस डायग्राम पे। क्या आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है केमिस्ट्री में, यस सर। पढ़ लिया। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या, सॉल्ट ब्रिज, 2 इलेक्ट्रोड, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, हाँ एंड वोल्टमीटर। समझ गया, अब मैं समझ गया कि तुम लोगों ने पढ़ाई तो कर रखी है। ठीक है, अब सुनो, ये एक डब्बा है, उसमें मैंने क्या रखा है, एक कैथोड रख दिया और एक एनोड रख दिया। अब इनके बीच में क्या भर दूं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट भर दूं, सॉल्ट ब्रिज बोल लो या फिर उसको इलेक्ट्रोलाइट बोल लो, ठीक है। तो इसकी क्या खास बात होती है इलेक्ट्रोलाइट की, कि जब आप इसमें एनोड और कैथोड को डालते हो तो क्या होगा, ये कैटायंस और एनायंस के अंदर स्प्लिट हो जाएगा, आयनिक सॉल्यूशन होता है बेसिकली, है ना। जैसे NaCl, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NaCl कैन आल्सो एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये सॉल्ट ब्रिज बोल दो, इसलिए सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं कि सॉल्ट्स आर जनरली आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड होंगे तो उनके पास टेंडेंसी होगी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को स्प्लिट करने की, तो इसलिए यहाँ पर क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, यानी कैथोड और कैटायंस एंड एनायंस आपके जनरेट हो जाएंगे, और उनके जनरेट होते ही क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का एक पाथवे मिल जाएगा,
है ना, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने का रास्ता मिल जाएगा, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मूव करने का रास्ता मिल जाएगा। अच्छा, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी का कारण क्या होता है? collide with atoms and ions. collide with atoms. है ना, चार्ज कैरियर्स कोलाइड विद एटम्स एंड Ions. आयंस, है ना, जो चार्ज कैरियर होंगे हमारे, जैसे कि अगर प्रोटॉन्स भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस भी हो सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, तो व्हेन दे ट्रैवल थ्रू द मटेरियल क्या करते हैं, वो कोलिजन होगा उनका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, और उसकी वजह से हमें क्या मिलती है? रेजिस्टिविटी। और उसी रेजिस्टिविटी की वजह से हमें क्या मिलता है? रेजिस्टेंस मिलता है बेटा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, क्या इस सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जब ये इलेक्ट्रॉन्स या आयंस मूव करेंगे तो क्या इनको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा? Yes, sir. Yes, sir. ऐसी बात है भाई, इलेक्ट्रोलाइट के भी तो एटम या मॉलिक्यूल होंगे ना, आयंस भी होंगे, तो उनके साथ कोलिजन होगा, तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी फेस करना पड़ेगा। किनको? एटम्स, इसको किनको करना पड़ेगा बेटा? चार्ज कैरियर्स को। Charge तो carrier. मैं क्या बोल देता हूँ कि यार जो इसका ना, देयर विल बी सम इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होगा बैटरी के अंदर। जो मेरी बैटरी अभी दिख रही है आपको, पॉजिटिव कैथोड एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट बनकर बैटरी तैयार होगी। अब इस बैटरी का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एनोड और कैथोड के बीच में जब भी ये चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे तो इनको इलेक्ट्रोलाइट से जाना पड़ेगा, और इलेक्ट्रोलाइट में भी वो कोलिजन जरूर होगा जो होता आया था, ठीक है। अब देखो मुझे ये बताओ, जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका आर दिख रहा है, जो क्या ये इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा उसका पार्ट होगा? क्या सर्किट का पार्ट है अभी? Yes, क्या sir. ये internal resistance? क्या अभी सर्किट बन रहा है? क्योंकि देखो टर्मिनल ओपन है बेटा, तो कोई सर्किट है, कोई क्लोज्ड लूप है? No, sir. कोई क्लोज लूप एग्जिस्ट नहीं है। तो क्या ये मेरा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आर जो है, ये क्या इनएक्टिव है कि एक्टिव है? Inactive. ये है अंदर, बट चार्ज मूव ही नहीं कर रहे। ये टेंडेंसी तो है ना रेजिस्टेंस जनरेट करने की, बट चार्ज मूव नहीं कर रहे, तो कोई रेजिस्टेंस हो ही नहीं रहा है, एक्टिव नहीं है ये, ठीक है। तो जब ये ओपन सर्किट रहता है, व्हेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर नॉट कनेक्टेड टुगेदर आइदर डायरेक्टली और थ्रू सम एक्सटर्नल सर्किट, तो क्या होता है, इनके बीच का जो भी पोटेंशियल रहेगा, इन दोनों के बीच का, व्हेन द सर्किट इज ओपन, तो क्या कहेंगे उसको? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब सर्किट बाहर का ओपन है तो उसको क्या बोलेंगे? EMF, ठीक है। यानी कि ये मैक्सिमम पोटेंशियल हो सकता है, ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि अंदर वाला रेजिस्टेंस काम ही नहीं कर रहा, राइट, और ना कोई बाहर लगा हुआ है रेजिस्टेंस। तो क्या बोलेंगे? दिस potential difference between the positive and negative terminal of the battery when there is no circuit attached to the battery is called as EMF, electric। क्या इससे ज्यादा वैल्यू हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि भाई बैटरी पे कुछ जोड़ा ही नहीं है, तो मैक्सिमम बैटरी है ना, मैक्सिमम पावर दे रहा है बैटरी अपना। तुम सुनो मेरी बात, इसको समझो यार। जैसे एक बैटरी है, सब बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है। एक बैटरी है बेटा, समझे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। मैंने क्या किया? एक बल्ब जोड़ दिया इससे पहले, क्या करा? एक बल्ब जोड़ दिया। ये बल्ब है, ये क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है, ठीक है, ये ग्लो कर रहा है। अब मैं इससे एक और बल्ब जोड़ूंगा, तो क्या तुम्हें लगता है कि ये पहले वाला बल्ब थोड़ा सा धीमा पड़ जाएगा? है ना, होता है ना ऐसा, तो देखा है तुमने लाइफ में होते हुए। Yes, sir. एक और जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? और धीमा हो जाएगा। ऐसा होता है ना। तो ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? जब आप एक्सटर्नल लोड बढ़ा रहे हो तो बैटरी का अंदर वाला लोड बढ़ने से क्या होगा बेटा? सर्किट में क्या बढ़ेगा? करंट बढ़ेगा, है ना। वोल्टेज तो बैटरी जो दे रहा है, करंट बढ़ेगा। और जैसे ही करंट बढ़ेगा, तो अभी मैंने क्या बताया था आपको कि क्या इसके अंदर एक रेजिस्टेंस उपलब्ध है? Yes, sir. जो इस एक्सटर्नल सर्किट का पार्ट बन रहा है, राइट। तो इसका रेजिस्टेंस आर था। अब आप सर्किट में अगर करंट बढ़ा रहे हो तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस इंटरनल रजिस्टर भी तो बढ़ जाएगा। ये क्या होता है? करंट इनटू आर, IR होता है ना वोल्टेज ड्रॉप। Yes, sir. तो जैसे जैसे बाहर वाले सर्किट में करंट बढ़ेगा तो अंदर वाले रजिस्टर में भी वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। तो उसी के कारण इन बल्बों की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। क्यों हो गया? क्योंकि बेटा पहले इनको मान लो 5 वोल्ट मिल रहा था जब एक बल्ब जुड़ा हुआ था, 2 जुड़े तो 5 से कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाले में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया है।
3 जोड़ोगे तो और 5 मान लो 4.5 मिल रहा था, 3 बल्ब जोड़ दिए तो 4 वोल्ट ही मिल रहा है बैटरी के आउटपुट पे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बैटरी के अंदर का रजिस्टर ज्यादा करंट की वजह से ज्यादा पोटेंशियल को खा जा रहा है। समझ रहे हो कुछ? Yes, sir. भाई सीरीज में हो गया ना ये अंदर वाला रजिस्टर बाहर वाले लोड के साथ सीरीज में हो गया, और सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंसेस के Potential अक्रॉस drop. पोटेंशियल ऐड हो जाता है सबका, और पोटेंशियल ड्रॉप इंडिविजुअल में कैलकुलेट करते हैं ना, तो अंदर वाले का भी पोटेंशियल बैटरी के ईएमएफ में से ही माइनस करना पड़ेगा, राइट? अब ये समझ आया तुम। अब एक चीज और सुनो, इतना समझ आ गया तो ओके। अच्छा एक चीज और इसको कोरिलेट करके बताऊं ताकि याद रहे। तुम एक बात बताओ, बैटरी पे जब कम लोड रहता है तो बैटरी गर्म होती है कि ज्यादा लोड आ जाता है तो गर्म होती है? सर जब ज्यादा गेम खेलते होंगे फोन में, उनको पता है कि जब गेम की वजह से फोन पे लोड गिरता है तो उसकी बैटरी सब गर्म हो जाता है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ज्यादा करंट फ्लो करेगा सर्किट में जब बाहर से ज्यादा लोड आएगा, और अंदर वाला उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरी का है वो भी ज्यादा वोल्टेज खींचेगा, और वोल्टेज खींचेगा ज्यादा और करंट ज्यादा खींचेगा तो क्या होगा? पावर लॉस, V इक्वल्स टू VI। ज्यादा होगा। पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा घटेगा? तो बाहर वाले सर्किट का तो पावर कंजम्पशन बढ़ा ही बढ़ा, बैटरी खुद भी ज्यादा पावर खा रही है यार, क्योंकि बैटरी के अंदर खुद का रेजिस्टेंस है, तो बैटरी खुद भी तो कंज्यूम कर रही है थोड़ी बहुत पावर, अपनी ही पावर को खत्म कर रही है। हाँ दीपा 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 पांडे, डाउट है? हैंड रेज किया था, चलो ठीक है ठीक है। अब देखो इतनी कहानी तुम्हें समझ आती है। अब मैंने आपको बताया कि बाहर जब कोई भी सर्किट नहीं रहेगा तो अंदर वाला रेजिस्टेंस भी किसी काम का नहीं है, इसके अक्रॉस भी कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जो भी पोटेंशियल आपका बैटरी के अक्रॉस रहता है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इससे ज्यादा वोल्टेज बैटरी सप्लाई नहीं कर सकती, जितनी भी वोल्टेज सप्लाई कर सकती है इससे नीचे नीचे करेगी। ठीक है, जैसे ही तुमने बाहर हल्का सा भी कुछ जोड़ दिया, मान लो कितना भी बड़ा रेजिस्टेंस जोड़ दो बाहर, कितना भी बड़ा रेजिस्टेंस जोड़ दो, वो कुछ तो करंट फ्लो करवाएगा सर्किट में। थोड़ा सा भी करंट फ्लो होगा तो अंदर वाले रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो फिर जब बाहर जब सर्किट जुड़ गया, मान लो ऐसे जुड़ गया, तो जब बाहर एक्सटर्नल सर्किट जुड़ गया तो क्या अंदर वाला रेजिस्टेंस भी एक्टिव हो गया? Yes, sir. अंदर वाला रेजिस्टर भी एक्टिव होगा, क्योंकि बेटा अब इसके थ्रू भी करंट फ्लो कर रहा है, और अगर किसी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो वो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप जरूर करवाएगा। तो अब जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो ईएमएफ में से कुछ माइनस कर दोगे, वो कुछ क्या है? V। ये जो V अवेलेबल है अब when there is some external circuit connected to the battery, तो जो V अवेलेबल है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, इसको कहते हैं सेल पोटेंशियल। ठीक है बेटा, ये आपका सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल है, तो दिस इज कॉल्ड एज सेल पोटेंशियल। अब ईएमएफ माइनस V, ईएमएफ तो मैक्सिमम था, माइनस V जो अभी एक्सटर्नल टर्मिनल्स के ऊपर अवेलेबल, ये किसके बराबर होगा? क्या तुम्हें लगता है ये IR के बराबर होगा? जो IR क्या है? इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप है ना भाई। इंटरनल कितना ड्रॉप हुआ? जो मैक्सिमम हो सकता था और जितना अभी बच गया, तो इन बीच का डिफरेंस कौन खा गया? अंदर वाला रजिस्टर R खा गया, राइट? Yes, sir. I is the current in the circuit, जो I है वो करंट है सर्किट के अंदर। करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस R क्या देगा हमको? इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द बैटरी, और वही किसके बराबर है? ईएमएफ माइनस सेल पोटेंशियल। समझे तुम कुछ? Yes, sir. Yes, sir. चलो इतनी बात समझ आए, तो क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आएगा, नहीं तो नहीं, जिनको समझ नहीं आया वो धुआं हो जाएंगे। अब सुनो, अगर मैं डायरेक्टली वायर्स को जोड़ दूं, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को जोड़ दूं, तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? तो करंट वायर को जोड़ने का मतलब है जीरो रेजिस्टेंस दे दूं पॉजिटिव और नेगेटिव तो क्या होगा? सर एकदम से करंट फ्लो कर जाएगा। एकदम से करंट फ्लो कर जाएगा। बट अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर थ्रू द सर्किट P इक्वल टू VI। अब तुमने क्या करा भाई? तुमने क्या कर दिया? VI था, VI से अच्छे समझ नहीं आएगा, दूसरा फॉर्मूला लिखता हूँ, बहुत आराम से समझ पाओगे। I स्क्वायर R तुमने क्या करा? रेजिस्टेंस कितना दे दिया? 0 के साथ क्या होगा? इन्फिनिटी।
करंट उतना जाएगा जितना जा सकता है ना, जितना भी करंट जा सकता है। जीरो वैसे होता नहीं है रेजिस्टेंस वायर का, थोड़ा सा छोटा सा रेजिस्टेंस होगा लेकिन करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए तुमने देखा है जब पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ देता है तो वायर मेल्ट होकर गिर जाती है। कभी Yes, देखा होगा पॉजिटिव नेगेटिव Yes, स्पार्किंग sir. देखते हैं ना, शॉर्ट सर्किट हो गया, बैटरी की स्पार्किंग हो गई, कभी टू व्हीलर में, बाइक में, कार में, ट्रैक्टर में देखा होगा तुमने कभी ऐसा, है ना। तो Yes, sir. पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ने का मतलब है शॉर्ट सर्किट कर देना। तो उस टाइम बैटरी भी भयंकर गर्म होगी, बाहर का सर्किट भी बर्न हो जाएगा। तो ऐसा सब होता है। अब तुम्हें समझ आया कि करंट कब मैक्सिमम होगा, ईएमएफ क्या होता है और वोल्टेज क्या होता है। अब देखो सुनो, फॉर्मूला लिखते हैं लास्ट वाला, ये रहा, ये वही फॉर्मूला है, V एप्सिलॉन माइनस V इज इक्वल टू आई आर। इसी को रिफॉर्मुलेट करके देखो, आई आर को राइट साइड में लेके जाओ इस वाले को, और उस वाले को लेफ्ट में लेके आओ। तो एप्सिलॉन माइनस आई आर, आई आर मतलब V, R इज सर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। साइलेंट फिर ईएमएफ है। इसमें अब साइलेंट कहाँ से आ गया? ईएमएफ है ये। अब ईएमएफ ही तो है ये, और क्या है। Yes. अरे सिंबल है, इसको छोड़ दो। वैसे मत सोचो कि वो परमिटिविटी मत सोचो, ऐसा ई बोल दो यार, तुम इसको ई बोल दो, ठीक है। ओके सर। हाँ, एप्सिलॉन माइनस, ये वो नहीं है, वो एप्सिलॉन नहीं है, ये सिंबल है, ठीक है। तो इसको ईएमएफ लिख दो जिसको दिक्कत आ रही है, ईएमएफ माइनस वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो ये आई आर क्या है बेटा, लेफ्ट लेफ्ट वाला आई आर है जो सेल पोटेंशियल है, एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल सर्किट में करंट। तो आपको क्या मिलेगा, वी इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ से वोल्टेज, जो ये ऊपर लिखा फॉर्मूला, ठीक है। और ये आई आर क्या है, इंटरनल लॉस, है ना, इंटरनल लॉस जो हुआ बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। और ये क्या है, ईएमएफ है, ठीक है। तो ईएमएफ इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिख लो आप लोग, ये वाला फॉर्मूला। तो अब इस फॉर्मूले से अगर मैं करंट इन द सर्किट निकालना चाहूं तो करंट इन द सर्किट कैन बी फाउंड आउट बाय ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, ठीक है। क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस बेटा देखो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल दोनों सीरीज में आ गए, देखो दिख रहा है। जब सीरीज में रेजिस्टेंस होते हैं तो क्या होता है, सिंपली ऐड हो जाते हैं। ये तो बाहर वाले सर्किट का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ये अंदर वाला, तो दोनों ऐड हो गए। तो ये हम क्या करते हैं, हमेशा सीरीज में अज्यूम करते हैं इनको, इंटरनल रेजिस्टेंस को और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, ये सीरीज में हो गए। ये टोटल वोल्टेज अवेलेबल था मैक्सिमम पॉसिबल। तो आपको क्या मिलेगा, करंट इन ए सर्किट इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। ये फॉर्मूला और लिख लो, ठीक है। अब हमें यहाँ तक समझ आया। अब थोड़ा एक क्वेश्चन करो तुम लोग, दिमाग लगाना, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले एक बार पढ़ो, कुछ सोचो, ट्राई करो, फिर मैं एक हिंट दूंगा तुम्हें, और उससे पहले आंसर आ जाता है तो आंसर जरूर बताना मेरे को, चाहे तो अनम्यूट करके बता दो जो भी आपका आंसर है। बताओ क्या आया आंसर अपूर्वा। So 1.5 volts. धर्मेंद्र, जानवी, बताओ आंसर, बताते जाओ, जो भी आंसर आए अनम्यूट करके बता। 1.5 वोल्ट है सर। जिसका भी आंसर आ रहा है अनम्यूट करके बताते जाओ। 0.5 वोल्ट सर। बताओ बताओ, सिद्धराज, स्नेहा। सर 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट। ठीक है, आ गया सबका गलत आंसर। चलो अब मैं समझाता हूँ क्वेश्चन, समझो तुम लोग अपने हिसाब से ठीक किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाए।
बैटरी क्या हो रही है बेटा, चार्ज हो रही है कि डिस्चार्ज हो रही है? चार चार्ज हो रही है। चार अब एक सिंपल सा क्वेश्चन बताना, एक सिंपल सी बात, ठीक है। लेट अस ड्रॉ ए बैटरी, मैं बैटरी ड्रॉ कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखो गलती कहाँ हुई है तुमसे, ठीक है भाई। एक बैटरी ड्रॉ कर देते हैं, ये कर दी बैटरी ड्रॉ मैंने, ठीक है। अब इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है बेटा, और एक होगा नेगेटिव टर्मिनल, और इस बैटरी को कितने वोल्ट का बना दे, 12 वोल्ट बोल दे, कुछ भी बोल Yes, दे, sir. Yes, sir. 12 वोल्ट बोल देते, ठीक है। अब मुझे बताओ कि बाहर से चार्जर जो है, क्या 5 वोल्ट का चार्जर इसको चार्ज कर पाएगा? कम से कम कितना वोल्टेज देना चाहिए चार्जर को जब ये चार्ज होगी? 12 से ज्यादा 12। सबको समझ आता है, 12 से ज्यादा देना पड़ेगा जब ही चार्ज होगी, पोटेंशियल ज्यादा देगा तभी तो इसमें फ्लो करेगा ना, एनर्जी नीचे, समझ गए? अब देखो, अब चार्जर ड्रॉ करते हैं, ठीक है बेटा, चार्जर ड्रॉ किया, बैटरी के 12 वोल्ट को मिटा देते हैं। अब बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी की। अभी बात की कि इसके अंदर कुछ इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा बैटरी का, यस सर तभी सर्किट पूरा होगा, इसको बोला आर। अब जब चार्जर जुड़ेगा बेटा, क्या तब भी इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिव होगा? होगा भाई, होगा। सर्किट तब तक नहीं बनेगा, ना बैटरी चार्ज हो सकती है ना डिस्चार्ज हो सकती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में कितने ईएमएफ कितना दे रखा है बैटरी का? ईएमएफ दिया 2 वोल्ट्स का। अब मुझे बताओ कितना वोल्ट का चार्जर चाहिए कम से कम? कम से कम 2 वोल्ट का, कम से कम 2 वोल्ट का। लेकिन एक बात बताओ, जब ये चार्जर कुछ वोल्टेज प्रोवाइड करेगा तो कुछ वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो खा जाएगा। यस सर कितनी खाएगा? देखो पॉजिटिव जो है ना करंट जो है, आई करंट दे रखा है सर्किट में, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा कि आई इंटू आर। अभी फॉर्मूला पढ़ रहे थे, बताया था ना कि जितना सर्किट में करंट रहेगा टाइम्स दिस, वो इसके अंदर ड्रॉप हो जाएगा पोटेंशियल का। दिया किसने? चार्जर ने, और खाया इसने, छोटे रेजिस्टेंस आर ने कितना खा लिया? आई आर। कैलकुलेट करो, करंट कितना है? 5 एम्पियर। 5 ampere. तो आई इंटू आर इज इक्वल टू 5 इंटू स्मॉल आर की वैल्यू क्या दे रखी है इंटरनल रेजिस्टेंस? 0.5। तो 0.5 वोल्ट तो खा जाएगा अंदर वाला रेजिस्टेंस। उसके बाद बैटरी को ऊपर और कितना चाहिए चार्ज होने के लिए? 2 वोल्ट। 2.0 तो चाहिए चार्जिंग के लिए, और 0.5 इसको खिलाने के लिए चाहिए, ठीक है। तो कितना देना पड़ेगा चार्जर को पोटेंशियल? 2.5 तो अगर चार्जर को 2.5 देना पड़ेगा तो चार्जर के दोनों लीड के बीच में कितना पोटेंशियल होगा? 2.5। तो अब ये दोनों डायरेक्टली बैटरी से जुड़े पड़े हैं, तो बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल होगा? 2.5 दिया चार्जर ने, उसमें से 0.5 खा गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, और 2 वोल्ट बच गया किसके लिए? बैटरी की चार्जिंग के लिए। समझ आया? यस सर इसीलिए जब इन्वर्टर चार्ज हो रहा होता है तो 12 वोल्ट की बैटरी को 14.5-15 वोल्ट पे चार्ज करता है ना। इसलिए बाइक में जो 12 वोल्ट की बैटरी लगी रहती है वो भी 14.5 वोल्ट पे चार्ज होती है। इसलिए फोन में जो 4.2 वोल्ट की बैटरी लगी रहती है वो भी 5.0 वोल्ट के चार्जर से चार्ज होती है। अपने फोन का चार्जर देखना, अगर तुम्हारा ओप्पो वीवो ये नए वाले रियलमी वाले नहीं है, पुराने जमाने का फोन है, तो उस चार्जर पे वोल्टेज चेक करना कितना वोल्ट देता है ना। उस पर लिखा होगा 5.0 वोल्ट एट 1 एम्पियर, समझे? या फिर नए वाले चार्जर भी हैं तो उस पे मल्टीपल वोल्टेजेस लिखे होंगे, 9 वोल्ट पे 2 एम्पियर दे सकता है ना, 5 वोल्ट पे 3 एम्पियर दे सकता है, तो आपको दिखेगा वहां पे, समझे? तो बैटरी की वोल्टेज से ज्यादा ही वोल्टेज देनी पड़ेगी चार्ज करने के लिए। समझ आया बेटा? अब 2.5 कैसे आया, समझ आया? और यही बैटरी अगर डिस्चार्ज हो रही होती, अगर यही बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती 5 एम्पियर करंट पे, तो कितना वोल्ट मिलता है अक्रॉस द टर्मिनल्स? 1.2 ईएमएफ कितना है बैटरी का? 2 तो जब बाहर अगर इसके बैटरी पे बाहर कोई एक्सटर्नल सर्किट जोड़ोगे तो क्या 2 वोल्ट दे सकती है ये? नो नहीं, कम देगी 2 से कम ही देगी। कितना कम?
अंदर वाला जितना रेजिस्टेंस खा लेगा उसके बाद जो बचेगा वो एक्सटर्नल सर्किट को दे देगी, राइट। तो अंदर 5 एम्पियर पे अंदर वाला कितना खा जाएगा? 0.5 मैक्सिमम अवेलेबल कितना था? 2। तो फिर Two. बाहर वाले सर्किट को कितना देगी? 1.5 1.5। जो आपने इक्वेशन कैलकुलेट करके 1.5 बताया बेटा, वो डिस्चार्ज होते टाइम रहेगा इसका पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, ठीक है। लेकिन चार्ज कर रहे हैं तो हमें ईएमएफ से भी ऊपर देना पड़ेगा वोल्टेज, और कितना ऊपर भाई? इंटरनल रेजिस्टेंस जो खाएगा उससे ऊपर, ठीक है। Yes. इसलिए Yes. तुमने देखा होगा जब बैटरी चार्ज Yes, होती है तो sir. गर्म होती है ना। Yes. क्यों होती है? क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपकी पावर को खा रहा होता है। सो फिर चार्जिंग में हम प्लस कर देंगे और डिस्चार्जिंग में वही माइनस कर देंगे हाँ, जो हाँ इंटरनल। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो तो, जैसे वी चार्जिंग, चार्जिंग वोल्टेज कितना होगा? ईएमएफ प्लस आईआर, ठीक है, जितने करंट पे आपको चार्ज करना है और इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक। और वोल्टेज अवेलेबल वाइल डिस्चार्जिंग इज, ये तो हमने देखा था ना अभी, ईएमएफ माइनस आईआर। सिंपल है, समझ आया? Yes. Yes. चलो, ये फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख लो ये वाला। देखो घपला है, चार्जिंग कर रहे हो तो ज्यादा करना पड़ेगा और डिस्चार्जिंग हो रही तो कम मिलेगा, है ना। दोनों साइड से कट मार रहा है, समझे? Yes, sir. पावर बैंक है किसी बच्चे के पास? Yes, sir. यस सर। है ना। Yes, sir. तो Yes, sir. पावर बैंक में क्या लिखा होता है कि इट होल्ड्स द कैपेसिटी ऑफ 20,000 मिली एम्पियर आवर्स, है ना। यस सर। लेकिन वो 20,000 देता नहीं है चार्जिंग में, 14,000 15,000 पे निपट जाता है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इंटरनल लॉसेस, रेजिस्टेंस। इंटरनल लॉसेस है ना, तो इसलिए होता है ऐसा, समझे? यस सर। बहुत लोचा है बालकों। भाई पूजा है तो जो पूजा करनी है तो पूजा करो, क्या कर सकते हैं, पूजा कर लो, ठीक है। अब सुनो, क्वेश्चंस करेंगे बेटा, ठीक है। तो वी विल बी अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। वैसे मैं अपना बताऊं, अनलेस देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पूजा, जैसे कई बार होता है ना कि आपको किसी का जाने की, जैसे कोई आपका छोड़ के चला गया है ना, somebody लेफ्ट यू, उनके लिए पूजा करनी हो, या फिर कुछ नया खरीदा हो उसके लिए करनी हो, दोज आर इम्पोर्टेंट पूजा। बाकी तो उसके अलावा तो क्या है बेटा, उसके अलावा कर्म ही पूजा है ना। Yes, sir. तो बस Yes. बैठ गए हम भोलेनाथ को मनाने। अरे हमारे साथ ही बैठे हैं भोले बाबा, टेंशन ही नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है बोलने का। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे बेटा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे फिर करेंगे फटाफट से, बहुत सारे क्वेश्चन है, सब लोग लगे रहो, ठीक है। तो क्लास में लास्ट तक रुकेंगे बेटा, है ना। कुछ चीजें समझ नहीं भी आएंगी, कुछ आएंगी भी, बट अल्टीमेटली विल गेन। ऐसा तो है नहीं कि मैं बुरा पढ़ाता हूँ तुम्हें, बता दो यार। नो सर। No, sir. कर दो यार, मेरी बेइज्जती No, हो sir. गई। No, sir. अच्छा, मेरी क्लास में आने में डर लगता है तुम्हें? नो सर। नो No, sir. No, sir. कई 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 टीचर ऐसे होते थे ना, जैसे मैं था टीचर, तो मैं जब स्टूडेंट था तो मेरे कुछ कुछ टीचर होते थे भाई, मेरे ना पसीने छूट जाते, ओ शिट आज केमिस्ट्री की क्लास है, ओ शिट कैसे मैं अपनी नन्ही सी जान को उससे बचा के निकलूंगा उस क्लास से, मुझे टेंशन हो जाती थी। और कुछ कुछ टीचर ऐसे होते थे, अरे यार ये तो अपने ही है, क्या ही है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन टीचर्स के जैसा बन पाऊँ कि जिनमें अपने को कोई टेंशन ना रहे। हाँ, स्कूल में कई टीचर होते हैं भाई, बहुत बहुत खड़ूस भी होते हैं टीचर कुछ कुछ। धर्मेंद्र आंसर आ गया बेटा? Yes, sir. लो बकैती बाद में करेंगे, पहले सवाल करो तुम लोग, गलत आंसर दो फटाफट से, ठीक है, फिर मैं सही समझाऊं तुम्हें।
अब ये तब भी ढंग से ठीक हुई नहीं है यार। उस दिन तो तुम्हारी क्लास स्टार्ट हुई तो मेरे हालात को, कौन कौन बच्चा था स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में, थे कोई? यस सर। हाँ सर। मैं Yes, बेहोशी sir. की हालात में आके मैंने बोला था बेटा पूरा थोड़ी देर में बताते हैं क्या करना है ना। तो मैंने सोचा पढ़ाऊं, पढ़ाना शुरू करते ये उल्टी यहीं पे आने लगी। मैंने कहा यार ये तो हालात ज़्यादा ही ख़राब हो गए। तो ऐसे मेरे साथ जनरली होता नहीं है, बट गॉड नोज, है ना। कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो होती नहीं है जनरली। मुझे उल्टियाँ या फिर ऐसे ना, ऐसे बहुत रेयर ऑफ द रेयर होता है कि भाई कभी उल्टी, मेरे को ज़िंदगी में 2-4 बार उल्टी आई होगी, है ना। तो ऐसा है। जिस आदमी को 10 साल में एक बार उल्टी आए तो वो तो सीरियस ही मानेंगे ना उसको, तो कि अरे शिट उल्टी आ गई। तो आई बिलीव कि कुछ हुआ यार, डिहाइड्रेशन टाइप का कुछ हो गया होगा। अभी मैंने तो सोचा भी नहीं ज़्यादा, योगा किया, मस्त एक्सरसाइज की, उसके बाद बढ़िया खाया, रेस्ट किया, तो आई एम फीलिंग अ बिट बेटर नाउ। अब कहीं घूम के आ जाऊंगा ना किस दिन तो सही हो जाऊंगा। एक बार मन भी परेशान रहता है तो ज़्यादा परेशान हो जाता है आदमी। चलो बेटा आंसर बताइए। सर Option D, sir. बी, वेरी गुड, गलत आंसर। D. D है sir, D. बी इज द रोंग आंसर। किनका बी आया है? ए बी सी सब गलत। क्या है D सही है आंसर? sir. आंसर डी, डी है। क्यों है बेटा? सुनो 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 सुनो। अरे तुम लोग क्या करोगे, अगर एक वायर दिया है जिसका एरिया आपको ए है और लेंथ एल है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालते थे बेटा? वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू L. एल, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था 11वीं कक्षा में मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में कि जब आप किसी चीज को एलोंगेट करते हो तो वॉल्यूम हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। हमारे सिलेबस में इतनी, हमारी इतनी औकात है उसको पढ़ने की कि भाई हम वॉल्यूम कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। क्या वॉल्यूम चेंज नहीं होती? बिल्कुल होती है, बट हमारे सिलेबस में नहीं है वो पढ़ना। तो हम मानेंगे कि जब भी हमारा ऐसा एलोंगेशन कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो बेटा लेंथ को कितना कर दिया? 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ यानी 3l। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका? A/3. ये बात समझ आती है? इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, यानी कि A इंटू एल इज इक्वल टू 3l इंटू ए डैश। तो ए डैश क्या आएगा? ए डैश इज इक्वल टू A/3। अब रेजिस्टेंस निकालते हैं जी। आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश बाई ए डैश। एल डैश कितना है? 3 टाइम्स ऑफ एल, रो इंटू 3l। और एरिया कितना है? A/3। तो 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 9 इंटू रो एल बाई, और रो एल बाई क्या था? इनिशियल रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू 20 ओम दे रखी है। तो 9 इंटू 20 तो कितना है? 180 ओम हमारा आंसर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जिस बच्चे को ईमानदारी से अगर डाउट है तो पूछूं। सेम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वाला क्या बोला? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आपने चैप्टर पढ़ा था 11वीं में। यस। वहां पे क्या बोलते हैं कि बेटा जब भी कंप्रेशन होगा या एक्सपेंशन होगा किसी मटेरियल का, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि उसका इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, है ना। भाई देखो, आप किसी चीज को ऐसे पिचकाओगे तो क्या उसका वॉल्यूम कम हो जाता है? रियल लाइफ में नो। होता है ना। लेकिन हम बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि उसका पोजोन रेशो 0.5 रहेगा हमेशा। आप एक्सपेंड करो तो जितना रिडक्शन इन एरिया होगा उतना ही एक्सपेंशन, मतलब वॉल्यूम रहेगा आपका बराबर। इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या होगा? जितना लेंथ बढ़ा दिया उसके प्रोपोर्शनलिटी, आप प्रोपोर्शनेटली एरिया कम हो जाएगा। यस। ये बोला था। क्वेश्चन नंबर 2, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज। अब सुनो, पहले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जान लो होता क्या है। Resistivity. नहीं, रुको। रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं, पर सुनो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है
और रेजिस्टिविटी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है बेटा? ओम मीटर। ओम पर मीटर, है ना? यस सर। हाँ। Yes, sir. लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में और रेजिस्टिविटी में एक छोटा सा डिफरेंस है, टर्म हम अलग अलग क्यों यूज करते हैं। देखो, रेजिस्टिविटी तो मटेरियल प्रॉपर्टी है प्योरली, राइट? और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक आपको कंटेक्स्ट देता हूं मैं। आपको अगर मैं बोलता हूँ बेटा मार्केट जाओ और वायर लेके आओ, आपके पास दो चॉइस हैं, एक कॉपर वायर का और एक एल्यूमिनियम वायर का, और मैं बोलता हूँ कि मिनिमम रेजिस्टेंस वाला वायर लेके आओ, कौन सा लाओगे? कॉपर का। कॉपर का, क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा, ठीक है? एक गिवन थिकनेस के लिए बोल दूं बेटा कि 1 mm स्क्वायर का वायर चाहिए, 10 मीटर का वायर चाहिए मुझे, तो आप कौन सा लाओगे मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए? कॉपर का लेके आओगे, ठीक है? तो फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जिस वायर का कम होगा उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होगा। तो हम है ना इसको एप्लीकेशन बेस में डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान लो कि एक गिवन वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है 0.5 ओम पर मीटर, एक का है 1 ओम पर मीटर, एक का है 2 ओम पर मीटर, या फिर हम कुछ वायर होती है जिनको हम रेजिस्टेंसेस क्रिएट बनाने के लिए यूज करते हैं, उसका 200 500 पर मीटर भी होता है, ठीक है? तो वो वायर की स्पेसिफिकेशन डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो हमें अगर पावर ट्रांसमिशन के लिए वायर चाहिए तो हम क्या करेंगे? मिनिमम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाला लेके आएंगे, Yes. है ना? Yes, मान लो मुझे 100 मीटर की वायर चाहिए जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है 2 ओम पर मीटर, तो 200 ओम रेजिस्टेंस हो गया बेटा उसका। तो उसमें तो पावर लॉसेस इतने हो जाएंगे, बहुत ज्यादा करंट ही फ्लो नहीं कर पाएगा, हीट होएगी वायर, है ना? तो क्या करना है अपने को? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मिनिमम रेजिस्टेंस का। तो मैं अगर दो चॉइस दे दूं, एक का है 0.1 ओम पर मीटर, एक का है 0.2 ओम पर मीटर, तो मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए कौन सा वायर चूज करोगे जाके दुकान में? 0.1 ohm 0.1 ओम, per ठीक है? तो फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया तो पहले ही डिफाइन हो गया है, 1 mm स्क्वायर का वायर चाहिए, और फिर उसके बाद लेंथ के अकॉर्डिंग कितना, जितनी लंबी लेंथ लोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा वायर में। तो हम उसको कैसे क्वांटिफाई करते हैं कि भाई 1 मीटर में कितना है, ताकि हमें पता चल जाए विच वायर इज बेटर, ठीक है? अब बात करते हैं अल्टीमेटली जाके क्या होता है, ये वैल्यू क्लोजेस्ट जाती है किसके? रेजिस्टिविटी के। रेजिस्टिविटी मटेरियल के डिफाइन करते हैं और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम वायर के लिए। अल्टीमेटली चीजें दोनों सेम ही है, ठीक है? अब बताओ आंसर क्या है? ऑप्शन है सर, ऑप्शन बी। क्या? बी, ए डी। तुम एक काम करो, लड़ लो, है ना? लड़ लो। बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी लाइव क्लास में लड़ाई भी, उसमें फिजिकल क्लास में लड़ाई भी हो सकती है। अरे हम बताएंगे, तुम बताओगे। तो ऐसी स्थिति में दोनों बच्चों को, दोनों ग्रुप को दो दो कठिन कठिन सवाल पकड़ा दो, ले कर लो चेक कि कितना ज्ञान है तुम्हें, है ना? करेंगे अभी, तुम लोग थोड़ा और सीख जाओ, फिर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया करूंगा तुम्हें घर के लिए, कि दिमाग खपचा के आना इसमें, ठीक है? अब सुनो, क्या एरिया पे डिपेंड कर रही है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, की केवल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है? दोनों पे। अरे दोनों पे गड़बड़ कर दिया ना, क्यों सर दोनों पे? उनको तो फिक्स है ना। अरे एरिया तो पहले डिसाइड कर लिया, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। मान लो एक वायर का बंडल है, उस पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखा है, तो 1 मीटर में कितना रेजिस्टेंस है बताएगा ना, कि किस पे डिपेंड कर रहा है? ना एरिया पे डिपेंड कर रहा है ना लेंथ पे कर रहा है, पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है। किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल और केवल मटेरियल ऑफ द वायर, मटेरियल ऑफ द वायर पे, ठीक है? क्रॉस सेक्शनल एरिया पे तो खत्म बात, क्योंकि ये तो पहले ही डिसाइड हो गया, 1 mm स्क्वायर के दो वायर हैं, कंपेयर करने के लिए यूज होगा टर्म, ठीक है? अब लेंथ पे डिपेंड करेगा लेंथ पे, जितनी लंबी लेंथ लोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, बट वो टोटल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? पर यूनिट लेंथ, पर मीटर ऑफ द वायर। तो इट डज नॉट चेंज विद द लेंथ ऑफ द वायर ऑल्सो। कौन चेंज नहीं कर रहा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या टोटल रेजिस्टेंस चेंज करेगा वायर के लेंथ के साथ? बिल्कुल बिल्कुल करेगा, बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं करेगा, क्योंकि हम 1 मीटर में कितना रेजिस्टेंस है उसी को स्पेसिफिक बोल रहे हैं, ठीक है? तो जब वैल्यू फिक्स कर दी 1 मीटर, और एरिया तो पहले ही डिसाइडेड था कि यार एक गिवन क्रॉस सेक्शन का वायर है, तो ऑप्शन बी, सी एंड डी गए, खत्म हो गए, ठीक है? अब बताओ कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन कंडक्टर्स, क्या ये टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा?
यस क्योंकि कंडक्टर्स में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरमोलिकुलर मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स। और उसको मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दिक्कत आएगी, तो इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी महसूस होगा, इसलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जिनको समझ आया पूरा कहानी तो बहुत बढ़िया, नहीं तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को तुम रेजिस्टिविटी मान के ही चल पड़ो जीवन में आगे, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आएगी भी तो जो डिस्कशन मैंने बताया कि वायर्स को कंपेयर करने के लिए, तो वो आ जाएगा समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 3 करो। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस, देखो वायर का स्पेसिफिकेशन दिया बेटा, वायर ऑफ रेजिस्टेंस दिस ओम पर मीटर, एरिया का कोई जिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, अपने को वायर के लेंथ के अकॉर्डिंग मिल जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वायर ऑफ रेजिस्टेंस 0.5 ओम पर मीटर इज बेंट इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। The same wire is connected across the diameter AB as shown in the figure. The equivalent resistance in ohms. A और B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वायर को ना रेजिस्टेंस मानना पड़ेगा कि भाई ए सी बी इज R1, ए बी इज R2, ए डी बी इज R3। तो ये रेजिस्टेंस कितने होंगे, लेंथ ऑफ द वायर इनटू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ द वायर इनटू स्पेसिफिक। तो ए सी बी का लेंथ निकालो, ए बी का लेंथ निकालो, ए डी बी का निकालो, उन इंडिविजुअल लेंथ्स को 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो आपको R1 R2 R3 की वैल्यू मिल जाएगी। R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल वाले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ और फिर जो आंसर आएगा वो मुझे चैट बॉक्स में बताओ। नहीं चैट में नहीं, पोल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, पोल में बताओ ताकि आइडिया लगे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 3, अगर नहीं भी आ रहा है सवाल समझ तो आप लोग आंसर कर देना है ऑप्शन ई कि समझ ही नहीं आया। सब बच्चे आंसर करो बेटा, सब आंसर करो। 37 वोट्स चाहिए, 10 बच्चों ने वोट किया, अभी 27 बच्चे वोट करने रहते हैं, सब करो, ये आइडिया लगे कितने बच्चों को समझ आ रहा है कितनों को नहीं आया।
क्या आंसर आया बेटा बताओ? ऑप्शन सी। ए बी सी डी सबका आ गया आपके पास, ए बी सी डी ई में भी आंसर किया, समझ ही नहीं आया। अरे यार देखो, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे दिया, पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर आपको रेजिस्टेंस दे दिया, इज बेंट इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, द सेम वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ डायमीटर ए सी ए बी एज शोन इन द फिगर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो बेटा दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। इसके बीच में 3 वायर्स हैं, एक ए सी बी, तो ए सी बी की वजह से कुछ रेजिस्टेंस आएगा, उसको मैं बोल देता हूँ R1। R1 ए बी की वजह से एक और रेजिस्टेंस आएगा, उसको बोल देते हैं R2, इसको R2 बोल दिया, इसको R1 बोल दिया। और तीसरा आएगा ए डी बी की वजह से, उसको क्या बोला? R3। R3 अब देखो क्या ये पैरेलल में है तीनों रेजिस्टेंस, देख लो यहाँ भी देख लो पैरेलल में है। यस सर। एक Yes, रेजिस्टेंस इस वायर का, एक इसका और एक इसका, तीनों पैरेलल में है। तो इसको मैंने ऐसे कर लिया। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गिवन है कि भाई 1 मीटर में कितना रेजिस्टेंस होगा, तो क्या मैं लेंथ ऑफ द वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे R1 की वैल्यू मिल जाएगी? लेंथ ऑफ ACB इनटू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से मुझे R1 की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सर एरिया सबका सेम। एरिया छोड़ो, एरिया तो स्पेसिफिक, तभी तो बता रहा था यार, इतना डिस्कशन क्यों किया मैंने, जब आपने मुझे बोला कि रजिस्टिविटी होता है, नहीं होता, रजिस्टिविटी थोड़ा अलग होता है, इसलिए तो बोला गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, वायर का एरिया का जिक्र ही नहीं है, पर यूनिट लेंथ जो रेजिस्टेंस होगा गिवन फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो पर यूनिट लेंथ, इसमें यूनिट देखो ना, ओम पर मीटर, क्या मैं इसको मीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ओम मिल जाएगा? यस बस वही तो है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को लेंथ ऑफ द वायर से मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिल जाता है? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टिविटी अगर दिया होगा तो उसको एरिया और लेंथ दोनों चाहिए, बस यही तो डिफरेंस है, थोड़ा दिमाग लगाओ। समझ आया? यस सर। अरे इन दोनों में केवल यही डिफरेंस है कि यहाँ पे वायर ऑलरेडी बना हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड वायर है, उसको यूज किया, ए सी बी जोड़ दिया, ए बी जोड़ दिया, ए डी बी जोड़ दिया, राइट। तो अब लेंथ पे डिपेंड करेगा टोटल रेजिस्टेंस कितना देगी वायर। तो ए सी बी का लेंथ कितना होगा बेटा? पाई आर के बराबर। यार ए बी का लेंथ कितना होगा? 2r। 2R और ए डी बी का पाई आर। यार तो अगर मैं R1 R2 R3 निकालना चाहूं तो क्या आएगा? R1 इज इक्वल टू पाई आर इंटू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 0.5 है, 0.5 इंटू पाई आर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 1 मीटर तो मीटर। 1 को मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। R1 आ गया 0.5 पाई ओम्स, ठीक है। R2 क्या आएगा? 2r इंटू 0.5, तो कितना आएगा? 1 ओम। 1 ओम। R3 कितना आएगा? सेम वैसा ही 0.5 पाई ओम। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा रहे हैं जी, ध्यान देना। 1/r इक्विवेलेंट, तीनों पैरेलल में है, तो 1/0.5 पाई को क्या कर सकते हैं? 2/पाई लिख दूं? यस सर। नीचे तो था तो ऊपर चला गया, 0.5 मतलब π/2 था ना, तो ये हो गया। और 1 का क्या लिख सकते हैं? 1 को ऐसे लिख दो 1/1, और इसको क्या लिखोगे? सेम 2/पाई। एलसीएम ले लो, पाई नीचे एलसीएम आ गया, 2 प्लस पाई प्लस 2, ये आ गया 1/r इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा फिर? पाई डिवाइडेड बाय पाई प्लस, 5+4। तो कौन सा आंसर सही हो गया फिर? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। मेरा तो ऑप्शन डी सही हो गया, लेकिन जिनका ऑप्शन डी नहीं आया था, जिन बच्चों का, क्या उनको समझ आया? क्या करा मैंने? मुझे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे रखा था, मैंने क्या किया, मैंने लेंथ ऑफ द वायर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे रेजिस्टेंस मिल गए, और ज्योमेट्री देख के कि यार ये तीनों पैरेलल में है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दिया। समझे? यस सर। ऐसे मनहूस टाइप का यस क्यों बोल रहे हो भाई? समझ नहीं आया क्या? आ गया सर। आ गया सर। चलो फिर करो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन्फिनिटी तक नहीं, एन टर्म्स तक जुड़े हुए हैं ये, r प्लस r प्लस 1 प्लस r प्लस 2 अप टिल r प्लस n। इसको करो। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी कितना होता है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी
n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखो जितने बच्चे निकाल पाते हैं इसका आंसर देखते हैं। बाकी एक बार पोल मैं क्रिएट कर रहा हूँ क्वेश्चन 4 के लिए, एक बार आप लोग ना आंसर करो। आई वांट टू सी कि कितने बच्चे इसको पहले ही निकाल पा रहे हो। तो सॉल्यूशन मैं तो बता ही दूंगा। ठीक है, ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बढ़िया दिमाग लगाओ, कोशिश करो सॉल्व करने की। हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं होगा तो मैं सॉल्यूशन आपको अच्छे से बता दूंगा। हाँ करो भाई, करो सब लोग। देखो बेटा सुनो, अब तुम लोग जिनका हो गया बढ़िया, जिनका नहीं हो रहा और बढ़िया। अब ध्यान से सुनो, क्या दिया हुआ है, बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, सारे किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। सीरीज में मतलब हमें इन सबको ऐड करना है, यानी R+R+1 प्लस R+2 प्लस R+3 ऐसे करके करना है। ठीक है, कितने टर्म्स आएंगे टोटल यहाँ पे बेटा, कितने टर्म है, n+1 टर्म दिख रहे हैं यस सर। भाई। देखो गिनती यहाँ से यस सर। स्टार्ट हुई, 1 2 3, ये कहाँ तक गया, n तक गया। तो n टर्म्स तो आपके यही हो गए, और एक एक्स्ट्रा टर्म ये रहा। समझ आया, यस सर। n+1 टर्म्स है। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे ऐड करना है इन सबको। ठीक है, तो ऐड करने के लिए देखो एक स्मार्ट तरीका हम अपना सकते हैं। लेट अस सी दैट स्मार्टर वे व्हाट वी कैन डू। अरे मिट जा भाई, नहीं मिट रहा। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, इस r को मैं अलग रख लेता हूं जो स्टार्टिंग में था। इसका सम जो है वो आएगा सम ऑफ द रेजिस्टेंस। जो एक r था उसको अलग रख लिया जो पहले से था। ठीक है, उसके बाद जो बचे हुए टर्म्स हैं, क्या उन सब में r है, R+1 R+2 Yes. R+3। तो r कितने बार आ रहा है, कितने बार आ रहा है r,
n टाइम्स अगर r को ऐड कर रहे हैं तो क्या मैं इसको n इंटू आर लिख दूं? यस सर। 2 को 10 बार ऐड किया तो 10 इंटू 2 को n बार ऐड किया तो 2 इंटू n, है ना। तो सिमिलरली r को n बार ऐड किया तो nr, ठीक है। फिर ये r हट गया, ये सारा r मैंने काउंट कर लिया ऑलरेडी। इसके बाद क्या बचा? प्लस 1 प्लस 2 1 प्लस plus 2 3 plus n. प्लस, है ना, अप टिल n। ये बच गया, Yes. ये n तक जोड़ना बच गया बस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे सिर्फ ये काउंट करना है। तो ये बहुत सिंपल एडिशन हो गया जी। इसका सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा? 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n टर्म्स है, सिंपल सिंपल है सब कुछ। तो अब क्या करेंगे, इक्वल्स टू, इसमें से r कॉमन लेके पहले इसको लिख देता हूँ n प्लस वन, ठीक है। r प्लस एन आर था तो r कॉमन लिया, n प्लस वन लिख दिया। अब क्या करना है, ऐड करना है इन टर्म्स को। तो क्या फॉर्मूला है, n/2 इंटू 2a। 2 इंटू ए क्या है यहाँ पे, 1 है, तो 2 इंटू 1 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है बेटा, हर टर्म के बीच का One. डिफरेंस 1 है। 1 sir. तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लेंगे बेटा, तो ये आएगा r इंटू एन प्लस वन, ये तो एज इट इज है। ब्रैकेट को खोल दिया, अंदर वाले को n/2 ऐसे, 2 प्लस n माइनस वन इंटू वन, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस वन रह जाएगा और प्लस का 2, तो 2 प्लस n माइनस वन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, n प्लस वन। Plus 1. इसको मिटा के डायरेक्टली n प्लस वन लिख रहा हूँ मैं, इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं n प्लस वन। तो अब देखो, एक बार n प्लस वन इधर है, एक बार इधर है, तो n प्लस वन को ही कॉमन ले लिया जाए। तो n प्लस वन को अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बचेगा, पहले वाला तो r बच गया और दूसरा वाला n/2 बच गया। n/2. क्या देखो कौन सा ऑप्शन है, Yes, sir. ए इज द राइट आंसर। आसान था। Yes sir. Yes sir. और तुम्हें देखना आना चाहिए कि टर्म्स कैसे काउंट करने। अगर एपी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो समझ नहीं आएगा, अरे बोलोगे सर ये तो n प्लस वन टर्म्स हो गए, ना कुछ समझ आ रहा है ना कुछ हो रहा है ना। तो हम लोगों को इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी लग जाएगा, अगर आप n प्लस वन टर्म्स के लिए लगाओगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत सर ए की वैल्यू कैसे निकाली? नहीं। ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। और डी क्या होता है, डी होता है डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स। तो डी क्या होगा, 2 माइनस वन भी हो सकता है, डी कैन ऑल्सो बी 3 माइनस टू, समझे। यस तो 2a की जगह क्या रखा, अच्छा फॉर्मूला भी लिख ही देते भाई। ये फॉर्मूला जो यूज़ किया है वो ये है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स। मैथ्स से आता है बेटा ये, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपीजीपी आपने पढ़ा होगा, उसमें आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी के लिए होमवर्क लो, ठीक है। इनफाइनाइट है, ये इन्फिनिट तक जा रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो तो करके आना होमवर्क, फिर कराएंगे आपको, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। अब सुनो, Yes, sir. अब आगे करते हैं पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 1। एट बैटरीज या 8 cells are grouped to obtain the maximum current through a resistance of 2 ohm। मैक्सिमम करंट चाहिए, V is equal to IR। IR sir. रेजिस्टेंस ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है। करंट मैक्सिमम चाहिए, तो वोल्टेज मैक्सिमम होना चाहिए कि मिनिमम? Minimum. Max. V is equal to IR, Maximum. मैक्सिमम होना चाहिए। Maximum. ये तो मैक्सिमम वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये 8 सेल हैं, इनको जोड़ा जाना है, किस तरीके से जोड़ोगे, ठीक है। और प्रोवाइडेड दैट कि ईच सेल, EMF ऑफ ईच सेल इज 2 volts और इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ohm। करो ट्राई हाउ टू डू दैट। देखो, अगर तुम्हें कुछ भी समझ ना आए ऐसे सवाल में तो एक एक ऑप्शन को ड्रॉ करके कैलकुलेट कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास, वैसे ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, अगर ऑल सेल्स इन सीरीज जोड़ के देख लिया, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, टोटल करंट निकाल लिया, ऑल सेल इन पैरेलल कर लिया, ठीक है। एक तरीका ये है
कि हर एक ऑप्शन को आप गैस करके सॉल्व कर लो, बट उसमें टाइम लगेगा। पर लेकिन अगर क्वेश्चन में तुम्हारे पास और कोई क्वेश्चन बचा ही ना हो करने लायक कि भाई और तो कुछ नहीं आता, यही आता है, तो फिर लगाओ टाइम और सॉल्व करो। तो जिन बच्चों को डायरेक्टली समझ आ रहा है डायरेक्टली करो, नहीं तो ऑप्शंस वाइज ड्रॉ कर करके ट्राई करो। 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जो कुछ करना है सीखना है इसमें ड्रॉ करके सेल्स को पैरेलल में जोड़ के देखो, फिर इंटरनल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में आ जाएंगे उन सब के, उनका क्या करना है अपने को, उनका फिर हमें नेट रेजिस्टेंस निकाल के बाहर वाले के साथ सीरीज में जोड़ के ऐसे करके करना है, ठीक है। या फिर इनको सीरीज में जोड़ोगे तो सारे के रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे, फिर देखना कि 2 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, मैक्सिमम करंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हमारा एंड टारगेट है कि 2 ओम वाले रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पोटेंशियल मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज मिले उसको, ठीक है। करो कोशिश। इसके लिए पोल क्रिएट कर रहा हूँ, वहाँ पे आंसर कर देना बेटा। पोल में आंसर करना जो आपका आंसर आ जाए।
क्या आंसर है बेटा सही इसका, बताओ बताओ बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द, करेक्ट। ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी, बी भी गलत, गलत। ऑप्शन सी, सी सही, ऑप्शन डी गलत। ठीक है, ऑप्शन ए गलत, बी गलत, डी गलत, सी सही। जिन बच्चों का सी आया है उनका आंसर ठीक है, लेकिन अब इसको ना एक एक करके करते हैं डिसाइड कैसे होगा। ठीक है, फिर एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। देखो बेटा 8 सेल है मेरे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है हर एक सेल का, ईएमएफ आपको 2 वोल्ट दे रखा है और बाहर जो एक्सटर्नल लोड है वो 2 ओम्स का है। ठीक है, अब पहला हम करते हैं ऑल सेल इन सीरीज। अगर सभी के सभी सेल्स को सीरीज में जोड़ लिया जाए तो सीरीज में जोड़ोगे तो क्या होगा बेटा, सारी सीरीज रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे। ईएमएफ नहीं, सबका plus- ऐड हो जाएगा और रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा। जाएगा। मान लो 8 सेल है मेरे, सारे के सारे इनको ना ऐसे करते हैं, सेल्स को ना हम लोग ऐसे डिफाइन कर लेते हैं यार, सेल को ऐसे ऐसे ड्रॉ किया जाता है ये रहा ना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस से ही रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आठों के आठों क्या हो गए, सेल थे, सेल। कैसे सीरीज में जुड़ गए। तो इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके साथ क्या होगा, क्या वो ऐड हो रहा है। यस सर। यस सर। भाई ये बाहर जुड़ा हुआ है किससे, 2 ओम के रेजिस्टेंस से, ये सारा सेल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मुझे बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम करंट, आपको मैक्सिमम करंट चाहिए 2 ओम से, तो आई मैक्स अगर चाहिए तो वोल्टेज भी आपको मैक्सिमम मिलनी चाहिए इसके अबाउट, 2 ओम के अबाउट वोल्टेज मैक्सिमम मिलनी चाहिए, तभी आई मैक्स आएगा। राइट, चलो अब देखते हैं आपको कि 8 सेल है, ईएमएफ कितना है, 2 वोल्ट है सबका, तो टोटल कितना हुआ ईएमएफ, 16। 16 वोल्ट्स, और इंटरनल रेजिस्टेंस सबका 1 ओम है, सारा सीरीज में जुड़ गया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना, 8 ईएमएफ 16 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 8 ओम्स। ठीक है, तो क्या मैं इन आठों को मिटा के एक ही ड्रॉ कर दूं, इन आठों को ड्रॉ करके जब ये सीरीज में जुड़ेंगे तो ये ऐसा कुछ होगा बेटा, 2 ओम का रेजिस्टेंस और एक बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा आपका 8 ओम और ईएमएफ कितना होगा, 16 वोल्ट। 16 वोल्ट ईएमएफ है और इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 8 ओम्स, और बाहर जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का है। ठीक है, अब मुझे बताओ इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, इंटरनल और एक्सटर्नल को हम सीरीज में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा 10 टोटल, ओम। हाँ टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना हो गया, आर प्लस आर, क्या हो गया ये 10 ओम। 10 ओम्स, और ईएमएफ है 16 वोल्ट, तो करंट का फॉर्मूला नहीं था, आई इज इक्वल टू ई एम एफ बाय आर प्लस आर, यस कितना करंट आया 1.6। 16/10, तो 1.6 एम्पियर। तो ये मेरा आ गया कौन सा केस, जब सीरीज वाला। सीरीज का। तो सीरीज का मिटा के सीरीज वाला लिख लेता हूँ करंट, अब देखो सारा मिटा दिया, अब करंट इन सीरीज सिर्फ एक जगह लिख देता हूँ, इस वाले में मुझे मिला कितना 1.6 एम्पियर। ठीक है, ऑल इन पैरेलल, अगर सभी के सभी पैरेलल में रहेंगे तो क्या इनका ईएमएफ ऐड होगा, यस सर। अरे नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, सेल को जो पैरेलल में पॉजिटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव टू नेगेटिव जोड़ते हो तो ईएमएफ ऐड नहीं होता है। नहीं होता। तो ये ऐसे जुड़े रहेंगे बेटा, देखो ठीक है, 3 4 ड्रॉ कर देता हूँ फिर उसके बाद आप समझ जाओगे। ये सेल हैं आपके सारे पैरेलल में जुड़े हुए, अब एक ईएमएफ 2 वोल्ट का दे रहा था तो पॉजिटिव पॉजिटिव सबके एक साथ, नेगेटिव नेगेटिव सबके एक साथ, तो पोटेंशियल कितना 2 वोल्ट का ही है, इस केस में ईएमएफ कितना होगा 2 वोल्ट्स, और
और 1 ओम के रजिस्टर्स 8 रजिस्टर हैं, पैरेलल में जुड़ गए, कितना रेजिस्टेंस देंगे बेटा? 1 बाय 8 करके देख लो यार। 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, एलसीएम 1 आ गया, ऊपर न्यूमरेटर 8 आ जाएगा, पलट दूं 1/8 तो आर इक्वल कितना आएगा? 1/8 इंटरनल, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा 1 बाय 8 ओम्स। ठीक है, अब इसके साथ बाहर वाला रेजिस्टेंस और जुड़ा हुआ है इनके साथ 2 ओम का, जो कैपिटल आर है 2 ओम है। तो यहाँ पे अगर मैं करंट निकालना चाहूँ बेटा, तो करंट क्या आएगा? ईएमएफ यहाँ पे 2 वोल्ट है, आर प्लस आर यानी 2 प्लस 1 बाई 8। करो इसको सॉल्व, कितना आ रहा है? 16 और 17, और ऊपर वाला 16 बटे 17 कितना आएगा? 1 से भी कम, 0.something ऐसे लिख लेते हैं 16 बाई 17 एम्पियर। समझ गए? यस yes sir अब थर्ड ऑप्शन करके देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या होगा? 2 रोज ऑफ 4 सेल्स, 2 रोज ऑफ 4 सेल, तो 4 सेल जोड़ोगे तो कितना ही में जुड़ जाएगा बेटा? सीरीज में 4 सेल 8 वोल्ट, 8 volt और रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा उनका? 4 ओम। सीरीज में जुड़ेंगे तो ऐड होगा ना? यस सर। अरे, yes 1 sir ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम, ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हर एक सेल का, हर एक लाइन का कितना 4 रेजिस्टेंस आएगा? 4 ओम। 4 और ईएमएफ कितना आएगा? EMF 8 8 वोल्ट, volt और इस ऊपर वाले का रेजिस्टेंस 4 ओम, 4 ohm और नीचे वाले का भी कितना? 4 4 ओम। तो अब ये कॉम्बिनेशन जब जुड़ के आपका सेल ये उससे बाहर जुड़ेगा, बाहर वाले रजिस्टर से, जो कि आपका 2 ओम का है। अब ये देखो कितना ईएमएफ 8 वोल्ट्स, और 4 ओम एंड 4 ओम इन पैरेलल कितना देंगे? 2 ohms 2 2 ओम। ohm ठीक है, तो स्मॉल आर की वैल्यू 2 ओम हो गई। अब करंट निकालो, आई इज इक्वल टू EMF बाय आर प्लस आर, 2 प्लस 2 कितना आया? 2 एम्पियर्स। 2 ampere तो इसमें मुझे 2 एम्पियर मिल गया। ठीक है, yes अब 4 रोज ऑफ 2 सेल, इसको भी कर लेते हैं ड्रॉ, जब इतना कर लिया तो 4 रोज ऑफ 2 सेल्स, 4 रो है 2 2 सेल की, तो एक रो में कितना वोल्टेज मिलेगा बेटा? 2 वोल्ट, तो 4 हो जाएंगी ना। हर एक का ईएमएफ कितना, हर एक लाइन का? 4 वोल्ट्स, 4 वोल्ट्स। और रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1 ओम के आपके 4 बार जुड़ेंगे, नहीं 1 और 1 सॉरी 2 है ना, एक लाइन में 2, तो 2 ओम का 2, ये सिमिलरली 2 इसका, 2 इसका, कितना हो जाएगा? 8 8 क्यों हो जाएगा? पैरेलल में है बेटा ये सारे, yes sir कितना होगा इसका? 2 बार। हाँ कितना? अरे 1/2 sir 0.5 नहीं होगा क्या? 1/2 तुम्हें अब तक फंडा समझ ही नहीं आया। ये 1/2। अब करंट निकालो, 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.5, या 1/2 लिख लो, और बढ़िया समझ आ जाएगा। 1/2, नीचे एलसीएम लो, नीचे एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बेटा? 5, और ऊपर 8, 8/5। 8/5 क्या 2 से बड़ा है? नो सर तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा मेरा? ऑप्शन करंट किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो एक तरीका तो ये है, अगर कुछ भी ना आता हो तो भाई फर्स्ट प्रिंसिपल से चले जाओ, टाइम है मेरे पास 2-3 मिनट का, तो मैं कर लूंगा। ठीक है, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, तो इतना ही देर में हो जाएगा, 2-3 मिनट में फटाफट से हो जाएगा। ठीक है, वो तो मैंने समझाने के लिए किया, जब आप करने लगोगे तो जल्दी हो जाएगा, राइट। तो दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग इट। अनदर वे ऑफ सॉल्विंग इज वो होता है कि नंबर ऑफ रोज का फॉर्मूला होता है कि अगर आपको n सेल दे रखे हो, ठीक है, और आपको निकालना हो कि कितने रो होंगे, कितने रोज होंगे, तो m नंबर ऑफ रोज, n नंबर ऑफ सेल्स, और ये आपका होगा n इंटू आर बाई आर। ठीक है, तो r इज द कैपिटल रेजिस्टेंस जो बाहर जुड़ा होगा, और ये जो आपका है इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर। इसमें शायद मैंने उल्टा लिख दिया, एक सेकंड रुको यार,
जो ऊपर आएगा स्मॉल आर और नीचे आएगा कैपिटल आर। तो कैपिटल आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और स्मॉल आर इज द इंटरनल जो ड्रॉप होता है पर सेल। तो अब देखो क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज है, कितने नंबर ऑफ सेल है बेटा मेरे पास टोटल? 8 8। तो n की जगह रखता हूँ 8, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है एक सेल का? 1 ohm 1 ohm और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 2 ohm 2 ohm 2 ओम। तो क्या आएगा ये आंसर मेरा? 2 under square root 2 अंडर 4 यानी कि 2 आएगा। तो कितनी रो होंगी? 2 rows 2 नंबर ऑफ रोज फॉर मैक्सिमम करंट। तो कितनी रो? 2 रो। तो 2 रो बनेंगी 8 सेल की, तो एक रो में कितना सेल आएगा? 4। तो आंसर आ गया डायरेक्टली इस फॉर्मूला से। अगर ये फॉर्मूला याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं याद रहे तो आपको तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। इस yes फॉर्मूला को नोट डाउन कर देता हूँ, आप लोग जब करो तो इससे ट्राई करके देख लेना। यहाँ पे m इज इक्वल टू अंडर रूट एन आर अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। m इज नंबर ऑफ रोज, बाकी आपको पता है n क्या है? नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। अब इतना समझ आया तो क्वेश्चन नंबर 2 करो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए आसान रहेगा, करो क्वेश्चन नंबर 2। करंट फ्लोइंग इन द फॉलोइंग सर्किट विल बी, अब आप आराम से निकाल लोगे, दोनों का ईएमएफ दे रखा है। इतनी कहानी जब दुख दर्द सहन कर ही लिया है तो अब क्वेश्चन नंबर 2 आराम से हो जाएगा। पोल में आंसर करना ताकि मैं भी समझ पाऊँ कितने बच्चों को समझ आया है। समझ आया ना पिछला क्वेश्चन बेटा? yes yes sir है ना, हमने एक केस स्टडी कर लिया, 2 एम्पियर आ गया और उसका फिर शॉर्टकट फॉर्मूला देख लिया। फॉर्मूला याद रहे तो बढ़िया, नहीं तो आपको आइडिया लगने लगेगा, ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो कर पाओगे, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोनों सेल पैरेलल में जुड़े कि सीरीज में? series सीरीज में नेट पोटेंशियल कितना आया? 6 कितना? 6 volt वाओ वाओ, अरे देख तो लो, ढंग से देखो एक बार। उल्टा सीधा जुड़े हैं कि सीधा सीधा जुड़े हैं? उल्टे सीधे सीधे जुड़े हैं तो सीरीज में तो नहीं जुड़े हुए ये, पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ रखा है। देखो क्या होगा ऐसी स्थिति में? parallel पैरेलल भी, हाँ पैरेलल क्यों होगा? repulsion current हाँ, e to माइनस में कर दे। एक मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है बेटा, और उससे अपोजिट डायरेक्शन में एक बैटरी 6 वोल्ट की जोड़ी जाए, तो क्या वो 6 वोल्ट को कैंसिल आउट करेगी? 6 वोल्ट के पोटेंशियल को काट देगी वो। अगर उल्टा जोड़ोगे दो बैटरियों को, पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव पे आप करंट वैल्यू लोगे, कितनी वैल्यू आएगी? 1 12 माइनस 6, तो यहाँ देखो कितना आएगा? 4 वोल्ट है, एक 2 वोल्ट है। 2 volts कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि 4 वोल्ट पॉजिटिव जिधर होगा वो ज्यादा पुश करेगा, वो ज्यादा पोटेंशियल देगा। अरे यार तुम समझोगे कि नहीं समझोगे? सुनो, ये एक डब्बा है, ठीक है, इस पे जो इधर से पावर लगा रहा है वो लगा रहा है 100 न्यूटन की, और दूसरे साइड से पावर लगा रहा है वो जो फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है 20 न्यूटन का। तो अब मुझे बताओ किधर है नेट फोर्स की वैल्यू? लेफ्ट साइड में। और वैल्यू कितनी है? वैल्यू कितनी है? 100 माइनस 80 न्यूटन। तो यहाँ देखो तुम, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये करंट को इधर फ्लो कराना चाहेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, yes समझे? yes sir और 2 वोल्ट की किधर फ्लो कराना चाहेगी? उससे उल्टी डायरेक्शन में। तो जो ये ईएमएफ जनरेट करेंगे वो आपस में कैंसिल आउट नहीं कर देंगे? यस सर तो नेट रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर आएगा, इसकी डायरेक्शन में, और 2 वोल्ट के बराबर आएगा, क्योंकि 4 वोल्ट का 2 वोल्ट इसने कैंसिल कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव टू पॉजिटिव और जुड़े हुए थे ना, एक इधर दौड़ाना चाह रहा था, एक लेफ्ट में दौड़ाना चाह रहा था, और इसी वजह से देखो करंट भी आपको 4 वोल्ट की डायरेक्शन में मिल रहा है। ठीक है, करो एक बार फटाक से इसको। व्हाट इज द टोटल ईएमएफ यहाँ पे जो नेट इफेक्टिव ईएमएफ होगा? 2 वोल्ट है, ठीक है। और करंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना है?
क्या 5 ohm. क्या रेजिस्टेंस के पास भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू होती है? पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है कि नहीं होता है? नहीं होता, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सिंपल वायर होती है। एक वायर का क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, समझे? तो 2 ओम एंड 1 ओम एंड 5 ओम, ये तीनों किस में, पैरेलल में कि सीरीज में? बेटा इंटरनल भी देखना है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी देखना है। तो 2 एंड 1 एंड 5 आर इन सीरीज, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? टोटल कितना आया? 8 ohm. 8 ओम आया। 8 ohm, 8 ohm. सुनो, करंट क्या होता है? EMF डिवाइडेड बाय Total R प्लस resistance. R, ठीक है। अब यहाँ पे EMF कितना आया बेटा? 4 2 माइनस, volt. ठीक है। और कैपिटल R क्या है? 5। और 5 इंटरनल ohm. रेजिस्टेंस क्या है? दोनों सीरीज में जुड़ गए, 3 इनका दोनों का ohm. जुड़ जाएगा। 3 तो क्या आया? 2 डिवाइडेड बाय 8। 8. क्या आंसर आएगा? 0.25. 1/4. ऑप्शन डी नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो इतना घबराए हुए क्यों हो तुम लोग? अरे अब पहला क्वेश्चन हमने कर लिया हर एक स्टेप लगा के, बस इसमें तो यही था ना कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे जुड़े हुए हैं, ध्यान देने का था बस डायग्राम में। बस अगर ये सीधे सीधे जुड़े होते तो फिर बताओ। 0.75. तो 6 So EMF 4 plus 6, 2. अगर इसका लेफ्ट टर्मिनल ये वाला पॉजिटिव होता और इधर वाला नेगेटिव होता, फिर क्या करते? So total EMF is equals to volt. 6 आ जाता फिर टोटल EMF 6/8। तो 6/8 कितना आता 0.75, sir. है ना, फिर B आ जाता। 3/4. Yes, sir. तो इसलिए बेटा डायग्राम अगर क्वेश्चन में दिया हो तो हमें यहाँ से क्या शिक्षा मिलती है कि डायग्राम अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो डायग्राम को बिल्कुल बाज की नजरों से देखेंगे एकदम, कि कुछ तो लोचा डायग्राम में करने की कोशिश करेगा एग्जामिनर। यस और नो? Yes, तो sir. हमें डायग्राम को भी पकड़ के चलना है। अच्छा, अगर तुमने चित्र दिया, सोचो कि पेपर में चित्र प्रोवाइड कर रहा है तो चित्र से डेटा जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। अब इसके आगे के क्वेश्चंस शेयर कर दूंगा, एक बार आप अटेम्प्ट करके आना, इजी है वैसे, नहीं होंगे तो मैं अगली क्लास में कराता हूँ, ठीक है बेटा। इससे अगली क्लास में किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे हम, किरचॉफ्स लॉ या क्रिकॉफ्स लॉ जो भी आप बोलें उसको, वो पढ़ने वाले हैं।